हम्म। चलिए लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, इसमें आंसर्स दिए गए हैं, क्वेश्चन तो मैं ही बोलूंगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, एनी फिजिकल क्वांटिटी, any physical quantity is given by any physical quantity is given by x equal to any physical quantity is given by x equal to x equal to p to the power a into q to the power b, p to the power a into q to the power b, then find relative error in x। तो x में रिलेटिव एरर फाइंड करो। क्या हो सकता है क्वेश्चन आ जाए x में परसेंटेज एरर फाइंड करो। तो देखो बेटा, पावर में क्या होता रहा है, रिलेटिव एरर में ये जो पावर होती है आगे हो जाती है और मल्टीप्लाई प्लस में बदल जाएगा। तो आंसर ये आएगा, रिलेटिव एरर इन x इक्वल टू a टाइम्स रिलेटिव एरर इन p प्लस b टाइम्स रिलेटिव एरर इन q। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए आगे आ जाएगा, बी आगे आ जाएगा और रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन क्यू, रिलेटिव एरर इन पी प्लस रिलेटिव एरर इन क्यू। और याद रखना कि मल्टीप्लाई जो होता है वो सम में बदल जाता है। तो देखो बीच में क्या था, प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट की जगह क्या आ गया, प्लस, और पावर नीचे आ जाती है। क्लियर? क्लियर? ओके, चलिए ठीक है, सेकंड छोड़ दो। लिखो थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ बम ब्लास्ट, ड्यूरिंग ए बम ब्लास्ट, ड्यूरिंग ए बम ब्लास्ट, हाउ its energy conserve, how its energy conserve, total energy conserve, how its mechanical energy conserve। तो देखो बेटा क्या होता है, बम ब्लास्ट में क्या हुआ करता है, बम ब्लास्ट में पहले पार्टिकल का मोमेंटम रहता है जीरो, क्योंकि रुका हुआ रहता है। फिर काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल दो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है, एक इधर जाता है और दूसरा टुकड़ा कहीं और जाता है। लिखो, देयर विल बी नो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। लिखो, देयर विल बी नो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। There will be no change in the linear momentum of the system। लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, बट द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। But there will be kinetic energy increase. This is because chemical potential energy of the explosive in the shot is converted to chemical is converted into kinetic energy। ये नोट करो ये पैराग्राफ। समझ में आया? से यस और नो? ओके ठीक है, क्या बोले हर्ष, नहीं आया? ओके चलिए, लिखो बच्चों टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। लिखो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम।
लिखो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखो बेटा, 2 पाई अंडर रूट L/G। ये पेंडुलम का फॉर्मूला है। ये पेंडुलम का फॉर्मूला है। क्लियर हुआ? यार बोल तो दिया करो यार। हाँ, ये कम्युनिकेट करते रहो तो क्लास ज्यादा अच्छी लगेगी। चुप होके नहीं बैठा करो प्लीज। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। अब क्वेश्चन लिखो, इफ ए पेंडुलम if a pendulum clock is kept on, simple pendulum is kept on a accelerating lift, अगर कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है और उसमें पेंडुलम रखा हुआ है, तो आपको बताना है कि टाइम पीरियड जो होगा पेंडुलम का डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा। तो आपको बताना है कि टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा। देखिए, ऊपर जाने पर आपको पता है कि वेट बढ़ता है, तो ऊपर जाने पर वेट इसलिए बढ़ता है क्योंकि इफेक्टिव ग्रेविटी जी डैश इक्वल टू जी प्लस ए हो जाती है। ग्रेविटी बढ़ जाती है ऊपर जाने पर, अगर आप लिफ्ट के अंदर चलते हैं तो जी डैश इक्वल टू जी प्लस ए। तो देखिए फॉर्मूले में जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर जी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा हर्ष, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, बिल्कुल सही। नोट करो ये वाला पैराग्राफ, और कहीं दिक्कत है तो प्लीज पूछो। हम्म। क्लियर? हम्म। चलिए लिखिए, टू टू स्टोन ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स, डिफरेंट मास। दो पत्थर है बेटा, डिफरेंट मास के हैं। दो पत्थर डिफरेंट मास के हैं, उनको कोई बंदा, उनको कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ फेंकता है या किसी एंगल पे फेंकता है और वो आके जमीन पे टकराते हैं, ठीक है ना, और सेम वेलोसिटी से फेंकता है। लिखो, टू स्टोन्स वाज थ्रोन, टू स्टोन वाज थ्रोन बाय इनिशियल वेलोसिटी u फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। स्टोन्स कौन कौन अलग अलग मास के हैं, एक m1 का है, एक m2 का है, ठीक है ना, एक m1 का है, एक m2 का है, ठीक। अब आपसे कह रहे हैं कि आपने उनको फेंका है, तो बताइए, लिखिए फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हिटिंग वेलोसिटी, v1 अपॉन v2 फाइंड करना है कि दोनों के हिटिंग वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। दोनों के हिट करने का रेशियो क्या होगा? सेम वेलोसिटी से फेंके गए हैं, तो दोनों के हिट करने का रेशियो क्या होगा? भाई मास पे नहीं डिपेंड करती है हिट करने वाली वेलोसिटी। अगर आपने सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है तो टकराएंगे भी उसी वेलोसिटी से। मतलब अगर आपने इसको u वेलोसिटी से फेंका है तो टकराएंगे भी u वेलोसिटी से। तो आंसर, ये भी u से ये भी रू से, आंसर 1:1। पढ़ो जय, आंसर, द स्टोन थ्रोन, हम्म,
with same initial velocity u, so that two stone will hit the ground. यस, समझ में आया? नोट करो अपने शब्दों में, दोनों का रेशियो जब वो ग्राउंड को हिट करेंगे वो 1 होगा। डन। चलिए, लिखिए, लिखिए टू बॉडी ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड, लिखो टू बॉडीज ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड at an angle 30 degree and 60 degree at an angle 30 degree and 60 degree from the ground. Two bodies A and B are projected at an angle 30 degree and 60 degree from the ground. Very very important, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। From the ground, find the ratio of their हॉरिजॉन्टल रेंज। एक बॉडी ए है, ए बॉडी को आपने 30 डिग्री पे फेंका है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। तो दो बॉडी फेंकी गई है, एक फेंकी गई है 30 पर, एक फेंकी गई है 60 पर। तो कुछ ना कुछ रेंज चलेगी पहली बॉडी, कुछ ना कुछ रेंज चलेगी दूसरी बॉडी। तो पहला क्वेश्चन आपको निकालना है आर ए अपॉन आर बी, और दूसरा क्वेश्चन आपको निकालना है हाइट ऑफ ए अपॉन हाइट ऑफ बी। चलिए सॉल्व कीजिए। पहला एंगल 30 डिग्री के लिए रेंज निकालिए और हाइट निकालिए। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, और दोनों का रेशियो कीजिए। चलो पहले इधर से इधर तक नोट करो, समझ में आए तो यस, नहीं तो नो बोलो। ओके, नोट करो बेटा आराम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए दे दो इसको टाइम। करो सॉल्व। हाँ वेरी गुड बेटा, रेंज का रेशियो 1:1, बिल्कुल सही है। रेंज का रेशियो 1:1 है। हाइट का रेशियो निकालो बेटा। बहुत अच्छे जय, अच्छी तैयारी करी तुमने इसकी। अब हाइट का रेशियो निकालिए। हाइट का फॉर्मूला लिखो बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है हाइट का फॉर्मूला। दो बार है, एक बार हाइट निकालो ए की और एक बार निकालो बी की और डिवाइड कर दो। दोनों को आपने सेम वेलोसिटी से फेंका है तो यू यू तो कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, मजा आ गया भाई। एग्जैक्टली बेटा 1:3, करेक्ट। तो हाइट ऑफ ए निकाल लो, ये आएगा। हाइट ऑफ बी निकाल लो, ये आएगा। दोनों को डिवाइड कर दो।
आंसर आ गया 1:3, करेक्ट। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन अगला लिखिए, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन नहीं, राइट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम लिखिए, एंड एक्सप्लेन how mass is the measure of inertia। How mass is the measure of inertia। ओके तो न्यूटन का पहला लॉ, हाँ तो उसको, हाँ उसको डिफाइन करना है, थोड़ा सा उसके बारे में बोलना है। तो पहला लॉ है कि पहला लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लिखो, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट it will continue its rest, and if a body is in uniform motion then it will continue its uniform motion until and unless an external force applied on it। ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि आप बाहर से कोई फोर्स ना लगाओ। आया समझ में? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। चलिए अब लिखिए, अगली हेडिंग लिखिए, इनर्शियल मास। इस क्वेश्चन में जो डिफाइन करना हमको, इनर्शियल मास। तो मास इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए, मतलब A इक्वल टू एफ अपॉन एम या M इक्वल टू एफ अपॉन ए इज कॉल्ड द इनर्शियल मास। तो m इक्वल टू एफ अपॉन ए, न्यूटन्स लॉ से जो m इक्वल टू एफ अपॉन ए निकलता है इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इनर्शियल मास। क्लियरली, हायर द मास मींस लेसर विल बी द एक्सेलरेशन। जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा। Thus mass of a body resists the acceleration, that is rate of change of velocity coming up due to the external force on, in other words due to the measure of the inertia of the body। That is rate of change of velocity coming up due to the external force, or in other words due to the measure of inertia of the body। नोट करिए ये पैराग्राफ, जितना ज्यादा मास होगा उतना कम लेसर एक्सेलरेशन होगा। मतलब जो मास होता है वो एक्सेलरेशन को अपोज करता है। इस तरीके से मास क्या हुआ? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, क्योंकि वो वेलोसिटी में चेंज होने का अपोज करता है, एक्सेलरेशन डेवलप होने का अपोज करता है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन में बेटा वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन का केस आया है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, डिराइव द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, डिराइव द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ड्यूरिंग वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। तो अगर कोई बॉडी u1 वेलोसिटी से चल रही थी, दूसरी बॉडी u2 वेलोसिटी से चल रही होती है, इलास्टिक कोलिजन के बाद ये टकरा जाती हैं और इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। तो बच्चों v1 की वैल्यू लिखो, और u2 जो है रेस्ट में है। u2 किस में है? रेस्ट में है। मतलब एक चलती हुई बॉडी
एक दूसरी बॉडी से टकरा जाए, जो दूसरी बॉडी रुकी हुई है तो रेस्ट में है, तो लिखो V1 V2। V1 लिखो बच्चों क्या होता है, अब ये डायरेक्ट याद कर लेना क्योंकि इसके केस डेवलप होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो कौन इतना बड़ा डेरिवेशन करेगा। तो लिखो V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। ये V1 की वैल्यू होती है, V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। ये V1 हो गई, वेलोसिटी V1। M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। डन। और और जो V2 हुई, और जो V2 हुई वो V2 लिखो बेटा, V2 लिखो बेटा 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। V2 इक्वल टू 2M1 अपॉन M1, बेटा प्लस M2 आता है यहाँ पे, M1 M2 नहीं आता है। 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1। ये वेलोसिटी होती है। ठीक ठीक है बच्चों। अब देखो, अब इसमें ये दोनों वेलोसिटी डेरिवेशन से आया करती है, आपने लिख लिया। अब इसमें बोला गया स्पेशल केस है कि दोनों बॉडी के मास सेम है, मतलब ये भी m मास की है, ये भी m मास की है। मतलब ऐसा कैसा, मतलब कैरम की दो गोटी रखी हुई है, कैरम की एक क्वाइन है दूसरी क्वाइन है। आपने इस टाइगर से नहीं मारा, आपने एक क्वाइन को दूसरे क्वाइन से मारा है और ये वाली गोटी रखी हुई है, तो सेम मास की गोटी से एक गोटी से आपने दूसरे गोटी को मारा है। तो सवाल उठता है कि टकराने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी और रुकी हुई की स्पीड क्या होगी। तो जानते हो क्या होगा, जो चल रही थी वो रुक जाएगी और जो रुकी हुई थी जिस वेलोसिटी से चलने वाली थी उससे चलने लगेगी। मतलब M1 वाली रुक जाएगी, M1 की स्पीड 0 हो जाएगी, और जो M2 की स्पीड है ना, जो M1 की स्पीड थी वो M2 की स्पीड हो जाएगी। ऐसा होगा, तो इसको प्रूफ करना है। तो लिखो बच्चों, लिखो व्हेन M1 इक्वल टू M2। अगर M1 इक्वल टू M2 है तो देखो बच्चों, यहां पे आप अगर M1 M2 इक्वल रख दोगे तो M1 माइनस M2 क्या आ जाएगा, 0 अपॉन कुछ भी हो, आंसर कितना, 0। तो लिखो व्हेन M1 इक्वल टू M2 देन V1 इक्वल टू 0। मतलब जब दोनों के मास इक्वल हैं तो वेलोसिटी 0 होगी। V1 equal to 0, this means body 1 comes to the rest। Body 1 comes to the rest। बच्चों V2 निकालो, देखो V2 कैसे निकलेगा, फॉर्मूले में रख दो। कैसे रख दोगे, देखो ऊपर 2, पहली बॉडी का मास m मान लो, दूसरी बॉडी का मास भी m है, तो m प्लस m, नीचे भी कितना हो जाएगा 2m इंटू U1, 2m से 2m कैंसिल, आंसर कितना U1। मतलब V2 इक्वल टू कितना U1। मतलब सेकेंड बॉडी का मास, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी जो है वही हो जाएगी जो पहले बॉडी की वेलोसिटी थी। मतलब पहली बॉडी ने अपनी पूरी पूरी वेलोसिटी सेकेंड बॉडी को दे दी, खुद रेस्ट पे आ गई। तो पहली बॉडी की वेलोसिटी 0 और सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी U1। नोट करिए।
ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं आया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, a metallic rod having young modulus, a metallic rod having young modulus 12.5 into 10 की power 11 dyne per centimeter square. A metallic rod having young modulus 10 की पावर 12.5 into 10 की पावर 11 dyne per centimeter square having its diameter, मेटेलिक रॉड का जो डायमीटर है वो दिया है 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर। क्लियर? क्लियर? हैंड विद ए मास ऑफ 10 किलोग्राम, इसके ऊपर 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक लटकाया गया है। इसके ऊपर ब्लॉक लटकाया गया है 10 किलोग्राम का। ठीक है, अब जैसे ब्लॉक लटकाओगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। कितनी लेंथ बढ़ेगी बच्चों? डेल्टा एल। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन लेंथ, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन लेंथ या परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। तो आपको क्या निकालना है बेटा? लेंथ में परसेंटेज चेंज मतलब डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई 100 आपको फाइंड करना है ना? या इसी को बोल सकता है फाइंड द परसेंटेज स्ट्रेन, क्योंकि यही होती है स्ट्रेन, आपको यही निकालना है। चलो सॉल्व करो बच्चों। लिखो y इक्वल टू इतना, अब टाइन सेंटीमीटर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलो, डायमीटर दिया है, रेडियस निकालो, फोर्स किलोग्राम में दिया गया है, तो mg F इक्वल टू m इंटू जी का मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल लो, और फिर आपको ये निकालना है एरिया निकाल लो। अब फॉर्मूला क्या होता है गामा का? गामा इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, तो आपको चाहिए डेल्टा एल अपॉन एल। चलो इतना नोट करो पहले। यंग मॉडुलस का क्वेश्चन आता है एग्जाम में बच्चों। स्टार्ट कीजिए यहां से सॉल्व करना।
डन कर लिया बेटा। हाँ, आ गई वैल्यू 0.16% आ गया आंसर। चलिए गुड। हर्ष तुम तो बोलोगे नहीं यस सर, है ना बेटा? तुम कर ही नहीं पाए हो, ये भी नहीं बताओगे कि हम नहीं कर पाए सर, है ना? क्यों हर्ष? हाँ तो बोल दो ना कहाँ पे हो, क्या दिक्कत हो रही है बताओ। कहीं पे दिक्कत है क्या? ओके ओके, तो बताओ क्या कि हाँ सर कर रहे हैं, बीच में कुछ तो बोला करो। आया आंसर कि नहीं आया अभी? चलो ठीक है, बोलते रहा करो बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। चलिए ये भी कोई काम का नहीं है। हाँ लिखो, लिखो। इन अ सैंपल ऑफ गैस, इन अ सैंपल ऑफ गैस, कितना इजी क्वेश्चन है देखो। इन अ सैंपल ऑफ गैस, three molecules having their individual speeds, three molecules having their speeds are V1, V2 and V3. Define their average speed and रूट मीन स्क्वायर स्पीड। उनकी एवरेज स्पीड बताओ और उनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चों? ये होगी एवरेज स्पीड इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द स्पीड्स इन द मॉलिक्यूल। ये होगी एवरेज। और रूट मीन स्क्वायर के लिए क्या होगी? रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रैंडम स्पीड ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। नोट करिए, नोट करने के बाद बोलिएगा डन। गुड, ओके। लिखिए द यंग मॉडुलस फॉर अ हैंगिंग बीम, लटकती हुई बीम, हैंगिंग बीम इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला y इक्वल्स टू mg l क्यूब अपॉन 4 बाई d क्यूब डेल्टा।
The young modulus of a hanging beam is given by y equal to mg L cube upon 4 pi d cube lambda. ओके, g is constant. g क्या है? कांस्टेंट है. फाइंड द, हाँ, g is the constant. Find the maximum relative error in the measurement of y. मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या होगी? तो आपको याद होगा बच्चों कि मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो सारी एरर ऐड होती हैं. तो मास की रिलेटिव एरर डेल्टा एम अपॉन एम. जी में कोई एरर नहीं है क्योंकि जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कभी कोई एरर नहीं होती. एल में एरर क्या होगी? 3 बाहर आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल. फिर बी की एरर क्या होगी? डेल्टा बी अपॉन बी. डी क्यूब की एरर क्या होगी? 3 डेल्टा डी अपॉन डी. और डेल्टा की एरर क्या होगी? डेल्टा डेल्टा अपॉन डेल्टा. नोट कर लो. तो कौन कौन एरर इंट्रोड्यूस कर रहा है? एम कर रहा, एल कर रहा, बी कर रहा है, डी कर रहा है और डेल्टा इंट्रोड्यूस कर रहा है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वाई. फिर डन. लिखने के बाद डन बोल दीजिएगा. चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा. अगले क्वेश्चन में बेटा डायग्राम बनाइए. बेटा दो बिल्डिंग है. एक बिल्डिंग जो है ये सामने है ऐसी, और एक बिल्डिंग थोड़ी सी इससे नीचे है, ये है. ठीक है. बना लीजिए दो बिल्डिंग. यस बोलो समझ में आया तो. ओके बेटा, यहां पर कोई बंदा है, ये दौड़ करके आ रहा है और दौड़ते 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 ये यहां से कूदता है विद अ स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड. कितने से कूदता है? 9 मीटर पर सेकेंड की हॉरिजॉन्टल स्पीड से कूदता है. क्लियर? ठीक है. ओके. दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 10 मीटर. लिखो द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग इज 10 मीटर. दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी 10 मीटर है. ओके. और दोनों बिल्डिंग के बीच का जो डिफरेंस है, वर्टिकल डिफरेंस, दोनों बिल्डिंग के बीच का जो डिफरेंस है हाइट का डिफरेंस है 9 मीटर. हाइट का डिफरेंस है 9 मीटर. क्लियर? हाइट का डिफरेंस है 9 मीटर. चलिए, तो अगर ये 9 मीटर की स्पीड से दौड़ करके आ रहा है तो आपको बताना है कि क्या ये, समझ गए? आपको ये बताना है कि क्या ये इस तरीके से दौड़ करके आता है तो ये इस रफ्तार से या ये इस बिल्डिंग में लैंड कर पाएगा कि नीचे गिर जाएगा. आपको बताना है कि ये इस रफ्तार से इस बिल्डिंग में लैंड कर पाएगा कि नीचे गिर जाएगा. समझ में आ गया क्वेश्चन की नहीं आया? ओके. तो जय मुझे ये बताओ कि अगर ये बंदा यहां से यहां कूदता है तो इसे वर्टिकली कितनी हाइट ट्रेवल करनी पड़ेगी नीचे की तरफ?
यहां से इसे यहां तक पहुंचने के लिए वर्टिकल में कितनी हाइट नीचे गिरना पड़ेगा? वेरी गुड, चलिए स्टार्ट कीजिए। लिखो हॉरिजॉन्टल स्पीड दी गई है, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग दी गई है, दोनों बिल्डिंग के बीच की हाइट दी गई है और जी तो पता है 10 होता है। अब मान लो बंदा h मीटर नीचे गिरता है। ओके, तो h मीटर नीचे गिरता है। h मीटर कितना है बेटा? 9। तो फॉर्मूला लगा दो, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से लगा दीजिए डाउनवर्ड, सारी मोशन डाउनवर्ड ले लो। तो y डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? 0। ये लगाइए 5t स्क्वायर इक्वल टू 9, टाइम इतना आ गया। यहां पर कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। दोनों हाथ में लगा, दोनों हाथ में लगा। अच्छी साइज है। कितने नंबर का है? कितने नंबर लगता है? क्लियर हुआ? अंदर आ। ओके, तो टाइम आ गया बच्चों। अब इस टाइम पे आप ये निकालो कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी? x इक्वल टू यू टी, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर कोई प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 है। तो लिखो, लिखो इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन अलोंग द x एक्सिस ड्यूरिंग दिस टाइम इज x, देन x इक्वल टू vx इंटू टी। नोट करिए, तो देखिए x निकालो कितना आया, डिस्टेंस कितनी आई? 12.06। 12.06 सॉल्व करने पर तो कितना गैप था दो बिल्डिंग के बीच का? 10 मीटर। और उसने छलांग मारी है तो कहां पे गिर रहा है? 12.06 पे। तो हाँ, ऑब्वियसली वो पार कर लेगा। सो द मैन विल सक्सेसफुली लैंड फ्रॉम बिल्डिंग ए टू बिल्डिंग बी। बिल्कुल सही, बिल्डिंग ए से बिल्डिंग बी पर वो लैंड कर जाएगा। एग्जैक्टली ओके, राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Jay, have you done? Complete? Okay. Write the next question. Define centripetal acceleration and derive it. Define centripetal acceleration and derive it. Start. This is the definition. Acceleration acting on the object undergoing uniform circular motion is called centripetal acceleration. Now, done. आगे लिख लिए। ओके, चलो अब एक्सप्रेशन लिखो। इसका डेरिवेशन मैंने एक बार पहले भी करवाया है, ये दोबारा इस पेपर में आ गया है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
डन बोल देना, लिख लेना। यस बेटा। Change in angle upon R. हाँ बच्चों, पिछले बार मैंने आपको जो बताया था, मैंने ऐसे बताया था कि आपके पास दो सिमिलर फिगर बनेंगे, एक थीटा का बनेगा और एक वी का बनेगा। तो मैंने बताया था डेल्टा वी अपॉन वी, मतलब वेलोसिटी में चेंज, इसका अलग से डायग्राम बनाओगे, देख लो, उसको सर्च कर लो। तो डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बाई आर डेल्टा आर, वी बाई आर डेल्टा आर। ओके, वी बाई आर डेल्टा आर। बच्चों ये नोट करो यहां पर कि थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया यहां पे, तो आप ये वाला नोट करो, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू वी बाई आर डेल्टा आर। से डन। 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 डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर डेल्टा आर। अब दोनों तरफ का डेरिवेटिव ले लो, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू वी अपॉन आर कांस्टेंट है और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और टाइम लिमिट टेंस टू जीरो कर दो तो क्या बन जाएगा, डेल्टा टी टेंस टू जीरो ले जाने पर dv अपॉन dt दैट इज इक्वल टू v बाई आर एंड dr बाई dt। dv बाई dt क्या बनता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू v अपॉन r इंटू v। आ गया बेटा फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। तो ये वाला मेथड यूज कीजिएगा, ये मेथड जो लिखा हुआ है इसको मत यूज कीजिए, ये मेथड मैंने नहीं करवाया आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मेथड मत यूज कीजिए, मैंने ऐसा नहीं करवाया था, आप ये यूज कीजिए, दिस इज मोर इजी। a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, सो दिस इज वी स्क्वायर अपॉन आर, और अब v की वैल्यू होती है आर ओमेगा, तो पुट कर दोगे तो ए सी इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। तो आर से आर कैंसिल, आंसर वन मोर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। डन। ओके यस, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ओके, एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अ स्टोन मूव्ड अराउंड टाइड टू द स्ट्रिंग। तो अगर आपके पास कोई मूव कर रहा है स्टोन रस्सी में बांध करके,
तो जो रस्सी में टेंशन होता है वो प्रोवाइड करता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। बाकी कल पढ़ते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच एंड काइंडली रिपीट अगेन एंड अगेन। जितना मैं करा रहा हूं ये रिपीट करते जाओ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियो लिंक भेजी है बेटा उसके लेक्चर्स जरूर कर लो। दोज आर श्योर फॉर एग्जाम। जो मैंने अभी लिंक भेजी है, जैसे आज मैंने भेजी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो अच्छे से बेटा, जैसे जय कल तुमने नोट्स बनाए थे, हर्ष तुमको तो मैं बोल बोल के थक गया। जिस दिन बोलो तुम्हारा उस दिन नोट्स आता है, बाकी दिन नहीं आता है ना। मैं कितने बार तुम्हारी शिकायत करूं? तो यार प्लीज यार खुद से सोचो और करो, नहीं फेल हो जाओगे। ठीक है, तो आप लोग इसको डेराइव करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।